चलो ध्यान दो, द्विघात समीकरण क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्या दिया है, समीकरण है तो बीच में इक्वल टू साइन आपको दिखेगा। ठीक है ना, यदि इसको यहाँ से हटा दें तो एक द्विघात बहुपद हो जाएगा, यही अंतर है। यदि 0 यहाँ से इसको इक्वल टू को हटा दें, इक्वल टू 0 हटा दें तो एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यदि इस रूप में लिखा गया हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा गया समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है जहाँ A, B, C बिलोंग्स टू R तथा A नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे 3x² प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 0, 3x² प्लस √5x इक्वल टू 0, 6x² इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए समझिए, इधर लिखा गया है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा गया समीकरण। यदि कोई समीकरण इस रूप में लिखा गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे लिखा गया समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, और इसमें जो a, b और c है ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। बिलोंग्स टू R लिखा गया है, मतलब a, b और c क्या है, वास्तविक संख्या है। a, b, c के जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। साथ ही लिखा गया है कि a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 नहीं हो सकता है, a 0 हो जाएगा, a 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होगा, क्योंकि जब a 0 हो जाएगा तो द्विघात रह ही नहीं जाएगा, वो द्विघात रह नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिखें कि 0x² प्लस 5x प्लस 3, इसका मतलब क्या हो गया, 5x प्लस 3 हुआ ना, इसका मतलब 5x प्लस 3, तो कितना घात है, ये तो एक घात ही है, ये द्विघात है नहीं है। इसीलिए यदि ये 0 होगा तो ये द्विघात नहीं रह जाएगा, इसलिए ठीक है a इसमें 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा, चलेगा। जैसे देखिए 3x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या है, 0 है, एकदम इस फॉर्म में है कि ना है। इसमें देखिए इसको लिखे 3x² प्लस √5x इक्वल टू 0, इसमें c 0 है, c वाला टर्म इसमें नहीं है। क्लियर है, ये देखिए 6x² इक्वल टू 0, इसमें b भी 0 है और c भी 0 है, दोनों गायब है मतलब 0 है। ठीक है ना, लेकिन इसको आप गायब नहीं कर सकते हैं, इसको 0 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पावर 2 आपको, वो भी अधिकतम पावर। ठीक है ना, पावर 2 दिखना आपको चाहिए, तभी माना जाए कि वो क्या है, द्विघात बहुपद है, नहीं तो नहीं है। यानी सिंपल भाषा में समझिए कि इस रूप में उसको यदि आप लिख सकते हैं, कुछ भी दिया हो यदि उसको इस रूप में आप लिख सकते हैं, जैसे ये दिया है, ये दिया, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे यहाँ समझिए, ध्यान दीजिए, ये दिया है ना, ये लिखा है 3x² प्लस √5x इक्वल टू 0, इसको हमको एकदम इस फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 3x² प्लस √5x प्लस 0 बराबर 0 ना, हो गया। इसको भी आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 6x² प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। यदि कोई भी समीकरण इस फॉर्म में लिखा सकता है तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक?
द्विघात समीकरण के शून्यक द्विघात समीकरण के शून्यक को द्विघात समीकरण का मूल कहा जाता है। मूल कहा जाता है। ठीक है, शून्य का मतलब तो समझते हो। शून्य का मतलब चर का वह मान जिसको उसमें भरने पर उसका वैल्यू क्या आ जाए, शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है, शून्यक। तो शून्यक को ही क्या कहते हैं, मूल भी कहते हैं। शून्यक को क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के मूलों को क्रमशः एल्फा तथा बीटा द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया। यानी यदि द्विघात समीकरण है तो उसके मूल कितने होंगे, दो होंगे। जितना घात उतना मूल। एक घाती है तो एक मूल होगा, द्विघाती है तो दो मूल होगा, त्रिघाती है तो तीन मूल होगा। मतलब जितना घात रहेगा उतना ही उस समीकरण के मूल भी होते हैं। तो यहाँ क्या है, द्विघात है तो इसके मूल कितने होंगे, दो होंगे। एक को हम मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा। ठीक है ना। कोई भी द्विघात समीकरण है उसमें यदि आप शून्यक उसका निकालिएगा, मूल निकालिएगा तो कै गो मूल प्राप्त होगा, दो मूल प्राप्त होगा। क्लियर है। त्रिघात बहुपद होगा तो उसमें तीन को मूल प्राप्त होगा, अल्फा बीटा गामा, उसको तीन को। ठीक है ना। यानी जितना घात है x का उतना ही मान आपको मिलेगा। क्लियर हो गया। जितना घात उतना ही मूल, जितना घात उतना ही मूल। यदि हम आपसे पूछ दें कि ये बताइए कि x के पावर 5 प्लस 6x बराबर 0 के कितने मूल होंगे, 5, क्योंकि इसका घात 5 है। आया समझ में। जैसे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, और -12। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके कितने मूल होने चाहिए, दो मूल होने चाहिए। कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो इसका फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला लिख देते हैं, लास्ट वाला भी लिख देते हैं। इक्वल टू में 0 है तो 0 लिख देते हैं। इसको यहाँ से गुणा करने पे कितना आ रहा है, -12। तो इसको ऐसे तोड़ना है कि माइनस करें तो यहाँ कितना, 1 है ना। माइनस करें क्योंकि यहाँ माइनस आया है, माइनस करें तो 1 गुणा करें तो 12। कौन कौन संख्या है, -4। ठीक है ना, यानी 4 और 3 है, 4 और यानी 4x होगा और 3x होगा। ठीक है ना। अब जब माइनस करना होता है तो इन दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है। ठीक है, बड़ा वाला का साइन हाई होगा जो यहाँ दिख रहा होगा, ये बड़े वाले के साथ जाएगा, और छोटका में इसका उल्टा जाएगा। आइए समझ में। हाँ भाई, ये हो गया और ये हो गया। कौन है समझ में आया। यहाँ से गुणा करना है, -12 आ रहा है ना। इसको ऐसे तोड़ना है, दो को संख्या आपको चुनना है कि घटाएं तो 1। अरे पहले संख्या चुनो, 4 और 3 हुआ, घटाने पे 1 आएगा, गुणा करने पे 12 आएगा, यानी 4x और 3x होगा। अब रह गया बात कि यहाँ चिन्ह क्या लिखाएगा, तो बड़े वाले के साथ ही जाएगा, जो भी यहाँ है वो बड़े वाले के साथ चला जाएगा, और जो बचेगा छोटा वाला इसका उल्टा वहाँ लिखा जाएगा। क्लियर है। अब आइए, अब यहाँ दो का जोड़ा बनाइए, कॉमन कीजिए, क्या होगा, x - 4। x को कॉमन करेंगे, ठीक है, x को कॉमन करेंगे तो x - 4 हो जाएगा।
प्लस इसमें 3 कॉमन है तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ से हो गया x माइनस 4, जो ब्रैकेट सेम दिख रहा है उसको बाहर ले लो। यहाँ क्या बच रहा है x, यहाँ क्या बच रहा है प्लस में 3 बराबर में क्या हो गया 0। अब देखिए दो चीज़ का गुणनफल 0 कब होता है, या तो दोनों 0 हो ना तो उसमें ये को जरूर 0 हो। तो हम मान लेते हैं कि ये 0 है। मान लिया गया कि x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 4, ये अल्फा हो गया। ठीक है, या यदि ये 0 नहीं होगा तो ये तो जरूर होगा। तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया -3 हो गया। ये आपका हो गया बीटा। ये वो कोई अल्फा मानते हैं, दूसरे को बीटा मानते हैं। तो देखिए पावर 2 था तो 2 ठो मान आया कि नहीं आया। ठीक है, जितना घात रहेगा उतना ही मूल आपको प्राप्त होता है, उतना ही शून्य का आपको प्राप्त होता है। क्लियर है। चलिए 4.1 में क्वेश्चन दिया हुआ है, जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, इसको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है 1, इसका पहला क्वेश्चन देखिए, x माइनस 2 इंटू में भी दिया है x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3, ये दिया है ना। बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है ना। तो इसको क्या कीजिए, इसको पहले हल कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, और उस फॉर्म में लाइए। किस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में पहले लाइए। यानी कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही ना फॉर्म है आपका। इस फॉर्म में आपको लाना है। ठीक है, इस फॉर्म में लाने का मतलब ये हुआ कि एक तरफ क्या रहेगा 0, और बाकी जितना है सबको हम लाएंगे दूसरे तरफ, यही ना है। तो अब देखें कि वो इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यदि इस फॉर्म में आ गया तो द्विघात समीकरण है, और नहीं आया तो नहीं है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ लिखिए इक्वल टू, अब इसका इसमें गुणा कीजिए। ठीक है, x में x से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x², x से 1 में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x, फिर -2 से न करना पड़ेगा, इसमें क्या हो जाएगा -2x, फिर इसमें करेंगे तो -2 हो गया इसका। इधर भी आइए, क्या हो जाएगा x², x से 3 में करेंगे तो 3x प्लस ही आएगा, माइनस प्लस माइनस, 1 में x से करेंगे तो x ही आएगा, -1 से प्लस 3 में करेंगे तो -3 आएगा ही ना। प्लस और माइनस माइनस 3 करने 3 हो गया। अब सबको एक तरफ लाएंगे। ठीक है, सबको क्या करेंगे एक तरफ लाएंगे। तो ये हो गया x²। ठीक है, ये देखिए -2 है, प्लस 1x है, -2x प्लस 1x, इसमें से घट जाएगा ना, क्या बचेगा -x -2। ठीक है, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। x² इसमें से ही घट जाएगा, प्लस में प्लस 2x माइनस में 3। अब इसको इधर ला दीजिए, x² -x -2 हो गया। इन सबको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -x² -2x प्लस 3 इक्वल टू में 0। यहाँ देखिए x² प्लस में और x² माइनस में, हिसाब किताब क्लियर। ठीक है, अब देखिए x वाला यहाँ है और यहाँ है, यहाँ 2 ठो है और यहाँ 1 ठो है, दोनों माइनस में है, तो आंसर भी माइनस में आएगा। कै गो 3x 2x -x हो गया। अब देखिए प्लस में 3 है, 2 ठो माइनस है, तो क्या होगा घट जाएगा ना, +1 आएगा इक्वल टू में 0। अब बताए, अरे 3 को प्लस है या 2 को माइनस है, ज़्यादा वाले का ही ना इसमें साइन आएगा। बोलिए। अब देखिए ये देखिए इस फॉर्म में है, ये वाला इस फॉर्म में है नहीं है, पावर 2 दिखिए नहीं रहा है, कहाँ से है पावर 2। पहले बात तो पावर 2 दिखना चाहिए, दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है। इसका मतलब ये जो है इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, लिखेंगे जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, नहीं
है। इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। या यहाँ एक चीज़ और आप लिख सकते हैं, यहाँ लिखिएगा a = 0, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। लिखा है क्या डिफिनीशन में कि ये 0 के बराबर, यहाँ तो 0 है ना, क्योंकि वो गायब है, स्क्वायर वाला टर्म गायब है, मतलब ये 0 है। तो यहाँ ये 0 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ये भी लिख सकते हैं। हाँ, लिखिएगा यहाँ a = 0 है, इसलिए द्विघात समीकरण, या ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 देखिए। x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर, यही ना है। देखिए x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? ये भी नहीं है, लेकिन कैसे देख लीजिए आप लोग। हमको तो दिख रहा है कि नहीं है, लेकिन आप लोग भी देख लीजिए। देखिए इस यहाँ a - b का होल स्क्वायर है ना, तो इसको तोड़ दीजिए, इसको तो उतार दीजिए, इसमें कहीं कुछ है ही नहीं है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ से तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर आप प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। आप प्लस क्या कर, यहाँ क्या दिया माइनस, तो माइनस करते हैं, इसका इसमें गुणा करके इसमें गुणा कर देते हैं। 2 में x से गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना 4x हो जाएगा। ठीक है ना। यदि फार्मूला भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले का स्क्वायर कीजिए, आप प्लस में दूसरे का स्क्वायर कीजिए, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, इन दोनों का गुणा करके उसको दुगुना करके यहाँ लिख दीजिए। अरे इसमें गुणा किए 2x और उसका दुगुना 4x हो गया। बस ये देखना है, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस रहेगा तो ये हमेशा प्लस होगा, ये दोनों हमेशा प्लस रहेगा, स्क्वायर वाला हमेशा प्लस रहेगा। हो गया। अब इसको इधर लाइए, x² + 3x + 1 लाइए इधर, x² - 4 आप प्लस = में a - x² प्लस x²। अब देखिए 4x और 3x दोनों तो प्लस में है, जमा हो जाएगा तो प्लस 7x, और 4 ठो माइनस में है, 1 ठो प्लस में है, यहाँ घटेगा -3 = अब यहाँ लिखिएगा चूँकि a = 0, चूँकि a = क्या है 0 है, x² ना, ठीक है। a ≠ 0 होगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, और यहाँ 0 यदि है तो नहीं होगा, यहाँ 0 हो गया है ना, क्योंकि स्क्वायर वाला तो टर्म नहीं है इसमें। a = 0 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd नंबर दिया है, 2x² - 3√x + 5 = 0। ठीक है। ये देखना है कि उस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ कुछ सॉल्व नहीं करना है आपको, ठीक है ना, यहाँ कहीं कुछ हल करने वाला नहीं है, जोड़ घटाव गुणा भाग कहीं कुछ नहीं है, बस इसको देखना है कि उस फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। इसको देखिए 2x² - 3x का पावर 1/2, अंडर रूट होता है तो उसका पावर होता है 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। आप प्लस हो गया ये 5 = में क्या हो गया 0। तो देखिए, तो द्विघात जो समीकरण अभी आपको फार्मूला बताया गया है कि ax² + bx + c, यानी द्विघात समीकरण वही होता है जो द्विघात बहुपद होता है। आया समझ में। द्विघात बहुपद जब तक नहीं होगा, यदि ये द्विघात बहुपद होगा तभी ये द्विघात समीकरण होगा। अब बताइए द्विघात बहुपद है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर क्या दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, भिन्न में दिया है। तो ये जो है द्विघात बहुपद नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण भी नहीं होगा। यानी आप ये कह सकते हैं, ठीक है, कि यह
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। आया बात समझ में? देखिए इस रूप में होने का मतलब है कि यहाँ पावर 2 होना चाहिए, यहाँ पावर 1 होना चाहिए, यहाँ कोई पावर नहीं होना चाहिए चर में, और पावर यहाँ 1 होना चाहिए। ये नहीं कि 1/2 दशमलव में चाहे रूट में, ऐसा कुछ नहीं है। पावर इसका हमेशा 1 ही होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पावर क्या दे दिया है? 1/2 दे दिया है, तो होगा? नहीं होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? यानी ए इस फॉर्म में नहीं है। क्लियर है ना? बस सिंपल जानिए कि द्विघात क्या दिया है? द्विघात समीकरण होने के लिए ये 0 के पहले वाला सबसे पहला बात वो द्विघात बहुपद होना चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण होगा, ठीक है ना। क्लियर है? तो सबसे पहले द्विघात बहुपद होना चाहिए, तो द्विघात बहुपद तो है ही नहीं है, तो समीकरण होने का चांस नहीं बनता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखिए, दिया है जान और जीवंती जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। हाँ, नाम है जान लड़के का नाम है, जीवंती लड़की का नाम है। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है ना। कंचे समझते हो ना? हाँ समझ रहे हो। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब दोनों के पास 5-5 कंचा क्या हो गया? भूल गया। दोनों ने 5-5 कंचे क्या किए? खो दिए। और अब उनके पास कंचों की कुल संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, माना जॉन के पास कंचों की संख्या क्या मानेंगे? कंचों की संख्या इक्वल टू एक्स। जॉन के पास जो कंचों की संख्या है उसको हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। इसमें आपको वाई नहीं मानना है, एक ही चर मानना है, ठीक है। इसलिए जीवंती है ना, जीवंती के पास कंचों की संख्या टोटल कंचे कितने हैं जी? हाँ, तो टोटल कंचे कितने हैं? 45 है। तो यदि हम 45 में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? जीवंती वाला ही ना बचेगा। मान लीजिए कि टोटल कंचे 30 होते, टोटल कंचे कितने होते? 30। और जान के पास यदि 10 होते तो जीवंती के पास कितने होते? ठीक है, यदि जॉन के पास 10 होते तो जीवंती के पास कितने होते? 20। मतलब इसमें माइनस करेंगे तब ना 20 आएगा। मतलब कुल में से जॉन वाला क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 45 माइनस एक्स। बात आया समझ में? जॉन के पास कंचों की संख्या को हमने एक्स मान लिया, इसलिए जीवंती के पास जो कंचों की संख्या होगी, जो शेष बचेगा वही ना होगा। शेष का मतलब होता है घटा लीजिए। तो टोटल 45 में से एक्स को हम क्या कर दिए? घटा दिए। अब लिखिए 5 कंचे खोने के बाद यानी 5-5 कंचा दोनों का किया? खो दिया। खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा? खो देगा तो क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा मतलब माइनस, घटेगा मतलब माइनस हो जाएगा। x माइनस 5 हो गया। जीवंती का भी घटेगा। जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा? जितना है उसमें से, अभी इसमें से 5 को कम हो जाएगा, यानी 45 माइनस एक्स, इसमें माइनस 5। समझ आया? ये तो पहले से हिले है और उसमें माइनस 5। तो अब देखिए इसको हल कीजिएगा तो 45 में से 5 घट जाएगा, 40 माइनस एक्स। यहाँ तक ठीक है?
और प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार चाहे प्रश्न से, ठीक है ना। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल किसका, ए वाला और ए वाला, ठीक है ना। खोने के बाद जो बचा है यानी x माइनस 5 और गुणे में 40 माइनस एक्स बराबर कितना हो रहा है 124। 5 कंचे खोने के बाद जो कंचे बचते हैं यानी x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इनका गुणनफल कितना है 124, ठीक है। इतना कीजिए, कर लो 40x, इसका गुणा इसमें हुआ था 40x, इसका गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस, 4 × 5 = 20, 200 माइनस 200, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस में 5x बराबर में कितना है 124, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए 40x माइनस 1 मिनट 40x मत लिखिए, देखिए यहाँ x है और यहाँ x है, 40 और 5 40 और 5 45x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर में 124, ठीक है। इसको भेज दीजिए उधर, इस सब को उधर भेज दीजिए, इधर 0 बचा लीजिए, इधर क्या बचेगा 0 बचेगा, जब सब दे दीजिएगा तो क्या बचेगा खोखा, ठीक है। तो 124 0 ना बचेगा इधर, सब तो उसको दे दिए उधर, तो ये आएगा इधर तो क्या हो जाएगा माइनस 45x, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा तो 200। अब देखिए एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखिए, पहले लिखते हैं ना, अब चलिए 45x अकेले है ये 45x, अब देखिए ये दोनों संख्या का होगा आपस में, ठीक है। तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा 2 × 1 = 324 हो गया, 324, ठीक है ना। अब इसको हम क्रम से लिख ले रहे हैं, मानक रूप में जैसे लिखाता है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर में 0, ये आ गया मानक रूप में, हो गया। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब चाहे तो इसको हल करके आप x का मान भी निकाल सकते हैं, इसको हल करके x का मान निकाला जा सकता है। कंचों की संख्या 3 का 3, देखिए दिया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, खिलौना बनाने वाला उद्योग है। प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करें। हो गया, क्या निकालना है निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। ये माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या क्या मान लेंगे, संख्या बराबर x, ठीक है। माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या एक दिन का निकालना है, मतलब एक दिन में जितना खिलौना बना हुआ है वो कितना है x रुपया है, ठीक है ना। और खिलौने का जो निर्माण लागत है ये वो खिलौने का, ठीक है ना। इसलिए एक खिलौने का निर्माण लागत बराबर, क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलौने का जो कीमत है, ठीक है, वो एक दिन में जितना निर्मित खिलौना है, ठीक है, उसको 55 में से घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी 55 में से उस दिन जितना खिलौना बना है उसको घटा देंगे
तो जो आएगा उतना रुपया ये वो खिलौने का दाम होगा। तो इतना रुपया हो गया, हो गया। अब भाई खिलौना का संख्या है, ये वो खिलौना का दाम है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 वो खिलौना हो, कै गो 10 खिलौना है। आइए वो खिलौने का दाम है 20 रुपया। कुल कितना रुपया हुआ? 200, यानी दोनों का क्या कर दिए, गुणा कर दिए, यही ना हुआ। तो यहाँ खिलौना कितना है x, ये वो खिलौने का दाम कितना है इतना। तो कुल दोनों यहाँ पर कुल खिलौने का दाम कितना होगा, इसलिए रुक जाओ, कुल खिलौने का दाम, इसलिए कुल खिलौने का दाम कितना हो जाएगा, बोलिए कैसे निकलेगा? इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो x गुणे में 55 माइनस x, यानी ये जो है टोटल दाम हो गया, जितना उस दिन खिलौना बना उसका कुल दाम हो गया। ये क्वेश्चन में दिया भी है कितना रुपया का खिलौना बना है, दिया है क्वेश्चन में, देखो। अब प्रश्नानुसार यहाँ से हो जाएगा, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार जो कुल निर्माण लागत है उस दिन का कितना है, x 55 माइनस x बराबर में 750, यही ना हुआ। अब यहाँ से देखिए 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 750, ठीक है। इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए, उधर भेजिएगा तो x क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आइए भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 55x हो जाएगा। ये तो अपनी जगह पर ही है, जहाँ था वहीं है, तो प्लस में लिखिए 750। इधर क्या बचेगा, 0, तो इसको हम इधर लिख दे रहे हैं इक्वल टू में 0, बराबर में लिखना है, बाएं लिखिए चाहे दाएं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया। ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं, कौन कौन सी विधियां हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला है गुणनखंड विधि। पहला क्या है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, यानी इसमें पूर्ण वर्ग बना करके हल करते हैं। तीसरा है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर, ठीक है। यहाँ द्विघात समीकरण का जो हम मूल ज्ञात करते हैं, पहले हम गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, या पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, ठीक है ना। तीसरा है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है। इन तीनों विधियों से हम द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बारी बारी से देखें कि एक गुणनखंड विधि क्या होता है, पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है, द्विघात सूत्र क्या होता है, कैसे उसका यूज किया जाता है। क्लियर है, नोट कीजिए। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर, हो गया जेड,
फैक्टराइजेशन हो गया। चलिए, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसमें पहला हम विधि ले रहे हैं गुणनखंड विधि, ठीक है। तो गुणनखंड की जितनी विधियां आपको बताई गई है उसमें किसी विधि का प्रयोग करके आप क्या करते हैं, उसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना। पहला काम है कि जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसको किसी विधि द्वारा, जो विधि आपको उचित लगे, जो फार्मूला वहाँ काम कर रहा है, जो नियम वहाँ काम कर रहा है, उस नियम के तहत उसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के बाद, ठीक है ना, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करते हैं, ठीक है ना। गुणनखंड करेंगे, आप प्रत्येक गुणनखंड को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, वहाँ से आपका मूल निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लेकर देखिए, जैसे यहाँ से ना x² माइनस x माइनस x माइनस 20, ठीक है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। इसमें आपको यही करना है कि जो भी द्विघात समीकरण दिया है उसका गुणनखंड कीजिए। अब ये आपके ऊपर, ठीक है ना, डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको बनाएंगे, कौन फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ दिया है x² माइनस x माइनस 20 बराबर 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। अब कहा जाए कि इसका मूल ज्ञात कीजिए, तो हम लगाएंगे गुणनखंड विधि, यानी इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट वाला फार्मूला लगेगा, नियम जो है लगेगा, यानी फर्स्ट और लास्ट का गुणा करेंगे, बीच वाले को ब्रेक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसका गुणनखंड करेंगे, और 2 को गुणनखंड आएगा। जितना पावर होता है उतना ही गुणनखंड भी आता है। गुणनखंड मतलब ब्रैकेट में जो संख्या आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। पावर 3 होगा तो 3 आएगा, 4 होगा तो 4 आएगा। जितना मूल उतना ही गुणनखंड, उतना ही पावर। जो वहाँ पर पावर दिया रहेगा, जो यहाँ पर घात दिया रहेगा, जितना घात होगा उतना ही गुणनखंड होगा, उतना ही उसका मूल होगा। क्लियर है। तो देखते हैं कैसे। अब यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करेंगे तो आ रहा है माइनस 20। क्या आ रहा है, माइनस 20, माइनस 20, माइनस 20, माइनस को याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको तोड़ते समय इस माइनस को दिमाग में रखिएगा। जो इसको जब तोड़िएगा, तोड़ने का मतलब 2 को संख्या खोजिए जिसको घटाएं तो 1 आए। यहाँ पे 1 है ना, क्यों घटाएं, क्योंकि यहाँ घटा हुआ है। घटाएं तो क्या है, 1 आए, घटाएं तो 1, ठीक है, और गुणा करें तो बता दो संख्या 2 को, 5 और 4 होगा, ठीक है, 4 होगा और 5 होगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट को लिख दीजिए, लास्ट को भी लिख लेते हैं हम लोग। इक्वल टू में यहाँ 0 है तो 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। बीच वाले को तोड़ना है, क्या लिखना है, 5 लिखना है तो 5x लिखेंगे, 4 लिखना है तो 4x लिखेंगे, चिन्ह बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। पहले 5x और 4x लिख लीजिए। अब देखिए, यदि यहाँ माइनस की बात है, ठीक है ना, यदि माइनस का बात है तो दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है। अब अलग होगा तो अब कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, ये तो बात है। तो बड़ा वाला के सामने हई आता है, बड़ा वाला के पीछे जो है हई आ जाएगा, बड़ा वाला के साथ जो भी आ दिया है, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, और जो बचेगा उसके आगे उसका उल्टा हो गया। ये वाला बड़े वाले के साथ जाएगा कब, जब घटाएंगे तब, यदि यहाँ माइनस में आता है तो, ठीक है ना। तो ई आ जाएगा माइनस में और ई चला जाएगा प्लस में। अब घटा के देखिए, एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गुणा करके देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बनाएंगे 2 का जोड़ा। अब करेंगे कमन, कमन करेंगे तो इसमें x कमन है तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5। इसमें क्या कमन है, 4 कमन है, इसमें भी क्या आएगा, x माइनस 5 इसमें भी आएगा। 4 का 4 कट गया, 4 पचे 20। अब जो ब्रैकेट सेम है उसको बाहर कर लो, x माइनस 5, ठीक है, x प्लस 4 बराबर में क्या हो गया, 0, ठीक है। इसको खोल दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी बताया है कि दोनों गुणनखंडों को बारी बारी से 0 करते हैं। देखिए इसका और इसका गुणनफल क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो 2 संख्याओं का गुणनफल यदि 0 है तो 100% एक तो कम से कम जरूर 0 होगा उसमें। तो हम मान लेते हैं कि ये 0 है, मान लिए x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। या पूरा खोलो, ठीक है, या तो ये 0 होगा, तो x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -4, ठीक है।
तो ये आपके दोनों मूल निकल के आ गए। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। क्लियर है? गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि जो भी द्विघात समीकरण दिया है उसको उपयुक्त विधि द्वारा गुणनखंड करके गुणनखंडों को बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं, समीकरण को हल करते हैं, वहाँ से मूल निकल के आ जाता है। क्लियर है? चलिए आइए पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग के रूप में चेंज करेंगे। यानी कहने का मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर में लाएंगे, क्योंकि पावर 2 है, होल स्क्वायर ही आ सकता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में लाएंगे या a माइनस बी के होल स्क्वायर में लाएंगे। कैसे लाते हैं देखिए, यहाँ हम लेंगे माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, एक लिखाएगा ना, आया समझ में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्या है? एक द्विघात समीकरण है। हमने ले लिया, कोई भी समीकरण हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लाना है। मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे लाना है, नहीं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे लाना है। ठीक है ना? तो इसके लिए होना ये चाहिए कि ये जो पहला टर्म दिया है ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए। इसको हम पहले क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग के रूप में लाते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो दिया, इसको लिख सकते हैं x का पावर 2, लेकिन a दिया हुआ है। यदि ये भी स्क्वायर में होता तो इसको भी हम लिख लेते a का पावर 2। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें एक और a से गुणा कर देते। ठीक है ना? यदि एक से और एक, ये जो a दिया है a से यदि इसमें गुणा हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ a भी डबल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो पहले से ही ले है, यदि a से हम गुणा कर दें तो ये भी a का स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर के रूप में, लिख सकते हैं ना। देखिए गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, a हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम ax का पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, हो गया ना? इसीलिए इसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग के रूप में पहले लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, abx हो गया। इसमें गुणा करेंगे तो ac या चाहे c, ये कुछ भी लिखिए। ठीक है, इक्वल टू में 0। ठीक है, हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है? अब चलिए, अब देखिए करना क्या है, इसको स्क्वायर के रूप में हम लिखेंगे, ax का स्क्वायर लिखा गया यहाँ तक। ठीक है, प्लस लिखेंगे, अपने तरफ से 2 लिखेंगे। समझिएगा प्रक्रिया, इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अपने तरफ से 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद हाई उतारेंगे, ax हो गया। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 2ax। ठीक है ना? इन दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है, और गुणा करने के बाद इसमें भाग देंगे। ठीक है, इन दोनों को गुणा करके इसमें भाग देंगे। देखिए यहाँ क्या आया है, abx, अब बटे में क्या है, 2ax। 2ax भाग देने का मतलब यही हुआ, x x कट गया, a से a कट गया, क्या आ गया, b बटे 2। समझ में आया? अब जो आएगा वही यहाँ लिखाएगा, b बटे 2। प्रक्रिया समझिएगा बढ़िया से, समझे हो ना? इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अपने तरफ से 2 लिखेंगे एक ठो। उसके बाद ये पहला टर्म उतारेंगे गुणा में, इन दोनों को गुणा करके इसमें भाग देंगे, जैसे कि वहाँ देख रहे हो, और जो आएगा उसको यहाँ गुणा में हम लिखेंगे। ठीक है, अब इसी चीज़ को 2 बार और लिखेंगे, एक बार प्लस में, प्लस b/2 का स्क्वायर, स्क्वायर करके लिखेंगे, और फिर माइनस कर देंगे, b/2 का स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ा, एक बार जोड़ दिए फिर घटा लिए, दे के ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बचा कौन है इसमें अभी, इसको हटा दे रहे हैं, प्लस हो गया ca इक्वल टू में हो गया 0। यहाँ तक ठीक है? अब देखिए a स्क्वायर पूरा को मान लो, प्लस 2ab है,
अब प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला पे आ गया कि नहीं आ गया? आया है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर कितना है जी? ए एक्स है। अब बी की जगह पर कितना है? b/2 है। नहीं दिख रहा है का? है b/2 नहीं दिख रहा है बी की जगह पर। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये चीज़ आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? क्लियर है? अब वही ये बचा है और ये बचा है, तो बचा है तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा ना, बी स्क्वायर बट्टे 4। इसका हो गया बी स्क्वायर बट्टे 4। आप प्लस में सी ए इक्वल टू में 0। चलिए यहाँ तक कीजिए। ए एक्स b/2 होल स्क्वायर माइनस b²/4 प्लस सी ए इक्वल टू, नहीं था ना? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भेज देंगे उधर, ठीक है, दाहिने तरफ। ये आपका हो गया ए एक्स प्लस b/2 का होल स्क्वायर, इसको हम भेज देंगे इधर। तो बी स्क्वायर जो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बी स्क्वायर बटे 4 प्लस हो गया, हाई हो गया सी ए माइनस हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब इसको थोड़ा सा इसको माइनस कर लेंगे पहले। बी स्क्वायर हो गया ना, इसका यहाँ गुणा हो जाता है 4ac, चाहे सी ए कुछ भी लिख सकते हो। बटे में क्या आएगा? 4। यही ना आएगा? भिन्न का घटाव कीजिएगा तो यही आएगा। ये किसका मान है? ए एक्स प्लस b/2 के होल स्क्वायर का मान है। चलिए, अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर को उधर भेज देंगे। तो स्क्वायर जब जाता है उधर तो क्या होता है? अंडर रूट हो जाता है। ए एक्स प्लस b/2 तो गया उधर, स्क्वायर इधर है नहीं, तो इधर हो जाएगा अंडर रूट। स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो क्या होता है? अंडर रूट हो जाता है। तो अंडर रूट में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटे में क्या हो जाएगा? 4। तो इसका तो वर्गमूल होगा नहीं, लेकिन 4 का तो वर्गमूल हो जाएगा ना। ठीक है, 4 का वर्गमूल हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? इसको ऐसे ही लिख दीजिए, अंडर रूट में है ऊपर। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए, प्लस माइनस में अंडर रूट जो होता है, वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में होता है। तो इसलिए दोनों चीज़ एक साथ हम लिखते चलेंगे। प्लस माइनस हो गया, आइए हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटे में 4 का वर्गमूल 2। यहाँ तक तो क्लियर है? चलिए, ये वैल्यू किसका है? ए एक्स प्लस b/2, यहाँ तक ठीक है। अब आइए, ए एक्स इक्वल टू, इसको उधर भेज रहे हैं, हमको x का मान निकालना है, तो इसको उधर भेज रहे हैं, तो जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा। तो इसको हम सबसे पहले यहीं लिख ले रहे हैं, माइनस b/2 हाई प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटे में हो गया 2। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, दोनों का बटे में सेम है हर में। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ ए एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ से ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, आप प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हुआ। अब बटे में क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। ये वाला यहाँ भी बटे में 2 है, यहाँ भी बटे में 2 है, डायरेक्ट इसको जोड़ घटा लीजिए। ठीक है, तो माइनस बी हो गया प्लस माइनस अंडर रूट ए हो गया, बटे में क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ए को इधर भेज देंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब बटे में क्या हो गया? ए आके इधर गुणा हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको ये फार्मूला मिला, हो गया। यानी यहाँ x बराबर क्या मिला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। अब बाई में क्या हो गया? 2a। लिखिएगा इसमें बी स्क्वायर
-4AC दिख रहा है ना, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4AC आया है, बी स्क्वायर माइनस 4AC को, बी स्क्वायर माइनस 4AC को, क्लियर है, इसी को, किसको, बी स्क्वायर माइनस 4AC को विविक्त कर, विविक्त कर या विवेचक, विवेचक हो गया, वियुक्त कर या विवेचक कहा जाता है, कहा जाता है। इसे डी से सूचित किया जाता है, हाँ कैपिटल डी से सूचित किया जाता, डी से सूचित किया जाता है, क्लियर है। आज जब यहाँ डी भर देंगे तो ये फार्मूला कैसे बन जाएगा, इसलिए x इजकल टू माइनस बी, एक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a, इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी ना अभी लिखो, अभी और बनेगा, आगे लिखेंगे आता, आता द्विघात समीकरण के मूल एल्फा तथा बीटा हो तो ये क्लियर है कि द्विघात समीकरण है तो दो मूल होगा, इसको एक को एल्फा मानेंगे दूसरे को बीटा मानेंगे, तो एल्फा निकालने के लिए एल्फा इजकल टू माइनस बी, ठीक है, प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, ठीक है, यहाँ से बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ठीक है, बीटा में माइनस ले लेंगे और एल्फा में प्लस ले लेंगे, क्लियर है। यानी जो दो गो साइन है, एक बार प्लस लेंगे तो एल्फा वाला मान निकल जाएगा, एक बार माइनस लेंगे तो बीटा वाला निकल जाएगा, यानी एल्फा इजकल टू माइनस बी प्लस डी बाई 2a हो जाएगा और बीटा इजकल टू माइनस बी माइनस डी बाई 2a हो जाएगा, क्लियर है।